एक 15 साल का लड़का सुबह सोकर उठता है तो वो सीधा अपने पिता के बेडरूम में जाता है और जब वो अपने पिता के बेडरूम में पहुंचता है तो देखता है कि उसके पिता के बेडरूम में जो बेड लगा हुआ है उस पे उसके पिता की लाश पड़ी है और लाश पूरी तरीके से खून से सनी हुई है। अब यह लड़का पहले तो यह आलम देखकर घबरा जाता है और यह आलम देखकर सीधा चिल्लाते हुए घर से बाहर भाग कर आता है और बाहर आकर काफी तेजी से रोता है और फिर चिल्लाने लगता है। अब इसकी चिल्लाहट को सुनकर बगल के पड़ोसी और मोहल्ले वाले काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बाद में ये लोग पुलिस को कॉल करते हैं। अब पुलिस घटना स्थल पर आती है। फिर इस व्यक्ति के हत्या के पीछे की क्या ऐसी वजह थी जिसने ना ही रिश्तों को तार तार किया बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली बिहार की ऐसी घटना बनी जिसने पूरे पटना शहर को ही उस समय हिलाकर रख दिया था। तो क्या है पूरी कहानी, जानेंगे पूरी कहानी आगे के वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं ऐसी कहानियां अपलोड करूं ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, जो मैं आज आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है भारत का एक राज्य है बिहार, जिसे आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये कहानी है बिहार की राजधानी पटना की। इसी पटना शहर में एक जफरुद्दीन नाम का परिवार रहा करता था। जफरुद्दीन की शादी पटना की ही रहने वाली शहनाज से हुई थी। जफरुद्दीन अपने समय में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, जिसे देखते हुए उसे कई बार नौकरियां मिली, लेकिन उसने नौकरी नहीं की। अब जफरुद्दीन की जब शहनाज हुसैन से शादी हो जाती है तो दोनों का जीवन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था और वो इसके बाद सऊदी अरब कमाने चला जाता है। और लेकिन वो कुछ दिन बाद सऊदी अरब से किन्हीं कारणोंवश वापस आ जाता है। वो पटना में ही रहने लगता है। जफरुद्दीन ने बीटेक की पढ़ाई कर रखी थी, वो पढ़ने में बहुत मेधावी था। तो जफरुद्दीन का अपने पैतृक जनपद पटना में मन नहीं लग रहा था। जफरुद्दीन में नोएडा की एक कंपनी में इंटरव्यू दिया और अच्छी बात ये कि जफरुद्दीन का उसी नोएडा की कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद पर चयन हो जाता है। अब उसकी पत्नी शहनाज और जफरुद्दीन की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब ये दोनों यानी कि इसकी पत्नी शहनाज और जफरुद्दीन दोनों नोएडा आकर शिफ्ट हो जाते हैं और नोएडा शिफ्ट होने के बाद ये कई साल तक जफरुद्दीन उसी कंपनी में अच्छा खासा काम कर रहा था और इसकी अच्छी खासी सैलरी भी थी। और इसी नोएडा की इस कंपनी की सैलरी से कमाए हुए पैसे से जफरुद्दीन ने साल 2022 में ही अपने पत्नी शहनाज के नाम से पटना में एक मकान खरीदा था। और जब से ये पटना से नोएडा आकर रह रहे थे, इस दौरान इनके 2 बच्चे भी हुए, जिनकी घटना के समय उम्र लगभग 10 साल और 4 साल की थी। हाँ, तो जफरुद्दीन ने मकान खरीद लिया था। तो मकान खरीदने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि इस बार हम लोग ईद अपने पटना में ही चलकर मनाएंगे, जिस पर जफरुद्दीन हामी भर लेता है और कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, हम पूरे परिवार के साथ इस बार ईद मनाने अपने घर पटना चलेंगे, क्योंकि हमने एक मकान भी खरीद लिया है और हमें इस बात की भी खुशी है, इसलिए हम सारे लोग इस बार पटना ही ईद मनाने चलेंगे। अब धीरे धीरे समय करीब आ जाता है और 3 मई 2022 को ईद थी। तो ये लोग 1 मई 2022 को ही अपने पैतृक घर पटना पहुंच जाते हैं और पटना पहुंचने के बाद 1 मई 2022 को ही ये लोग खाना पीना खाते हैं और सोते हैं। लेकिन अगले दिन जफरुद्दीन की हत्या हो चुकी थी। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है तो वो देखती है कि 100 के पास एक प्रेशर कुकर पड़ा हुआ है और 100 इतना छत बिछत था, यानी कि हत्यारों ने कुछ इस तरीके से जफरुद्दीन को मारा था कि जफरुद्दीन के पत्नी और बच्चे ही जफरुद्दीन को नहीं पहचान रहे थे कि हाँ, ये जफरुद्दीन ही है। दिन के 100 के पास जो प्रेशर कुकर पड़ा था उसमें काफी मात्रा में खून लगा हुआ था, जिससे प्रेशर कुकर को देखते ही पुलिस ये समझ गई थी जो इस हत्या में हथियार यूज हुआ है वो कहीं ना कहीं से प्रेशर कुकर ही है, यानी हत्यारे ने प्रेशर कुकर के द्वारा ही जफरुद्दीन की हत्या की है। अब पुलिस इस केस की जांच स्टार्ट कर चुकी थी और जांच स्टार्ट करते ही पुलिस ने सबसे पहले जफरुद्दीन के पड़ोसियों को बुलाया।
तो पड़ोसियों से पुलिस ने पूछा कि क्या तुमने रात में किसी व्यक्ति को जफरुद्दीन के घर के अंदर आते हुए देखा था? तो सारे पड़ोसियों ने मना कर दिया कि सर हमने किसी को रात में आते हुए नहीं देखा था। क्योंकि जफरुद्दीन के घर के पास कोई सीसीटीवी कैमरे वगैरह नहीं लगे थे, इसलिए पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इसकी पूछताछ पड़ोसियों से पूरी हो चुकी थी और पुलिस को ये लगा कि अभी हम जहाँ पे तीर चला रहे हैं वो सही दिशा में तीर नहीं चल रहा है। पुलिस ने जफरुद्दीन की पत्नी शहनाज से पूछताछ करनी शुरू की। तो जफरुद्दीन की पत्नी शहनाज ने बताया खाना पीना खाकर 1 मई 2022 को सो गए थे और 1 मई 2022 को ही रात्रि करीब 3 बजे मुझे घर में कुछ हलचल का आभास हुआ। मुझे लगा कि जो ये हलचल हो रही है वो मेरे पति के बेडरूम में हो रही है। अब मैं सीधा अपने पति के बेडरूम की तरफ गई तो इन व्यक्ति मेरे पति जफरुद्दीन से लड़ाई कर रहे थे और वो मेरे पति जफरुद्दीन को तेजी तेजी से मार रहे थे और मेरे पति अपनी आत्मरक्षा कर रहे थे। जब मैंने सर ये सारा वाकया देखा तो मैं अपने पति की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ी, पर ये जो 2-3 लोग मेरे पति को मार रहे थे, जब मैंने इनको देखा तो उसमें से एक व्यक्ति मेरे पास आया जिसने मुझे बहुत तेजी से चाटा मारा और चाटा मारने के बाद उसने एक रुमाल ली थी, शायद उसमें कोई नशीला पदार्थ होगा, उसने मेरे नाक पर लगा दी और मैं कुछ देर बाद बेहोश हो गई। और उसके पहले उसने मेरे गले से मेरी सोने की पहनी हुई चैन निकाली, तब तक मुझे होश था और उसके बाद मैं बेहोश हो गई और मुझे फिर तब होश आया जब मेरे बेटे ने सुबह चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा किया। शहनाज ने पुलिस वालों को जब पूरी कहानी बताई तो पुलिस वाले शहनाज की इस कहानी से संतुष्ट नहीं थे और उन्हें कहीं न कहीं से शहनाज के ऊपर शक लग रहा था, क्योंकि जफरुद्दीन के घर में आने जाने के लिए एक ही दरवाजा था और उस दरवाजे में कुछ टूटा फूटा नहीं था। यदि अगर कोई अंदर आना चाहता तो दरवाजे की कुंडी तोड़ या दरवाजे पर कोई ऐसा टूटने या फूटने का दाग होता जिससे पुलिस को ये लगता कि चोर उस रात घुसे थे। जब इसके बारे में पुलिस ने शहनाज से पूछा तो शहनाज ने बताया कि सर हम लोग नोएडा से काफी दूर से आए थे, हम लोग थके थे, तो हो सकता है सर मैंने भूल के घर का दरवाजा ही ना बंद किया हो। लेकिन इसके साथ ही एक चीज और थी जो पुलिस को काफी चौंका रही, क्योंकि घर के अंदर जितने भी सामान थे वो हूबहू उसी स्थिति में रखे थे। अब यहाँ पर सोचने वाली एक बात ये है कि अगर कोई चोर किसी के घर में अंदर जाता है, खाली एक हत्या और गले से सोने की एक चैन ही नहीं ले जाएगा, वो घुसा है चोरी करने के लिए, इसलिए घर के और भी महंगे सामानों पर वो अपना हाथ जरूर आजमाएगा। लिहाजा पुलिस की शक की सुई शहनाज के ऊपर एक बार और तेजी से घूमने लगी। लिहाजा पुलिस ने सबसे पहले शहनाज का फोन जब्त किया और शहनाज के फोन की बहुत बारीकी से जांच की, लेकिन पुलिस को कुछ ऐसा हाथ नहीं लगा जिसके बिना पर वो शहनाज के ऊपर दबाव बनाकर इस हत्याकांड का खुलासा करवा पाती या ये सिद्ध कर पाती कि कहीं न कहीं से इस हत्याकांड में जफरुद्दीन की पत्नी शहनाज का ही हाथ है। लिहाजा पुलिस ने शहनाज को फोन वापस कर दिया और दोबारा से पड़ोसियों को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू की कि इन दोनों के रिश्ते कैसे थे, इनका किसी से झगड़ा लड़ाई तो नहीं था। तो कई पड़ोसियों ने बताया कि साहब शहनाज और जफरुद्दीन का हमेशा आए दिन किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। जफरुद्दीन की पत्नी शहनाज किसी से बात करती थी। पड़ोसियों ने बताया कि साहब ये पहले की कहानी है, अभी तो ये लोग नोएडा में रहने लगे थे, इसलिए हमें अब आगे क्या कैसे था, झगड़ा हो रही थी या नहीं हो रही थी, ये सब हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। अब पुलिस के पास कोई शख्स ऐसा नहीं था जो उनके घर की हाल बता पाए कि आखिर शहनाज और जफरुद्दीन में झगड़ा होती थी कि नहीं थी। लिहाजा पुलिस ने जफरुद्दीन के बड़े बेटे, जिसकी उम्र करीब 10 साल की थी, उसको बुलाया और पूरा घटनाक्रम पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में झगड़ा क्यों होती थी। तो जफरुद्दीन के 10 साल के बच्चे ने बताया कि असल में मेरी मम्मी किसी से बातचीत किया करती थी जो पापा को बहुत बुरा लगता था, और पापा जब अपनी नौकरी पर ड्यूटी करने चले जाया करते थे तब मम्मी कई बार फोन पर घंटों तक चिपकी रहती थी।
एक दिन मैंने मम्मी से पूछा कि तुम किससे बात करती हो, तो उन्होंने मुझे बहुत तेजी से मारा, जिससे मैं गुस्सा हो गया और मैंने सारा घटनाक्रम अपने पिता जफरुद्दीन को बता दिया। हमारे पिता को जब सारी बातें पता चली तो हमारे मम्मी को बहुत मारे पीटे और मम्मी को भला बुरा कहने लगे, जिसको देखते हुए हमारे पिता और हमारी मम्मी की लगातार लड़ाइयाँ होती रहती थी। एक दिन पापा ने गुस्से में मम्मी का मोबाइल भी फोड़ दिया, लेकिन मम्मी ने वो मोबाइल दोबारा बनवा लिया और उन्होंने एक नया फोन ले लिया। इसके बारे में पापा को नहीं पता थी और इस 10 साल के बच्चे ने पुलिस को बताया कि अंकल, वो जो मम्मी ने नया फोन खरीदा था उसी फोन से वो पता नहीं किससे बात करती थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। अब पुलिस को सुराग मिल चुका था, लिहाजा पुलिस ने शहनाज को फिर से थाने बुलाया और इस बार महिला पुलिस कर्मियों ने अपने अंदाज में शहनाज से उसके दूसरे फोन की जब्तीकरण की मांग की। शहनाज ने अपना दूसरा फोन देने से मना कर दिया, लेकिन जब महिला पुलिस ने अपना सही से रूप दिखाया तब शहनाज ने महिला पुलिस को अपना दूसरा फोन सौंप दिया और पुलिस ने जब इस दूसरे फोन की बारीकी से जांच की, पुलिस को इस फोन में बहुत सारी चैटिंग और बहुत सारे चौंकाने वाले राज सामने आए। पुलिस ने शहनाज से पूरी कहानी बताने को कहा तो शहनाज ने जो पूरी घटनाक्रम की कहानी बताई वो वाकई में रिश्तों को तार-तार और इंसानियत को शर्मसार करने वाली कहानी है। शहनाज ने बताया था कि जब उसकी शादी नहीं हुई थी, जब वो गांव में ही रहती थी, तो उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम कमाल था और उनकी ये दोस्ती देखते देखते कब प्यार में बदल जाती है, दोनों को पता ही नहीं चलता। कमाल और शहनाज एक दूसरे से हमबिस्तर भी होने लगते हैं और ये बातें जब शहनाज के घर वालों को पता चलती है तो शहनाज के घर वाले पहले शहनाज को पढ़ाई छुड़वाते हैं और उसको सख्त हिदायत देते हैं कि तुम अब कभी कमाल से नहीं मिलोगी और कमाल से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखोगी। लेकिन शहनाज की आदत ऐसी थी कि वो अपनी आदत को छोड़ नहीं पा रही थी और वो लगातार कमाल से मिलती ही जा रही थी। जब भी उसे चुपके से मौका मिलता तो वो कमाल से मिलना नहीं भूलती थी। अब जब शहनाज के घर वालों को लगा कि अब पानी सर से ऊपर हो रहा है तो उन्होंने जफरुद्दीन के साथ शहनाज की शादी कर दी। शादी के बाद भी शहनाज की आदत नहीं छूटी और शहनाज लगातार कमाल के टच में रही। शहनाज लगातार कमाल से बातें करती रहती थी। बाद जब ये बातें उसके पति जफरुद्दीन को पता चली तो जफरुद्दीन ने इसका विरोध किया, लेकिन शहनाज को कोई असर पड़ने वाला नहीं था। जफरुद्दीन से कई बार तलाक भी मांगा, लेकिन उसके पति ने उसे तलाक देने से मना कर दिया। तो शहनाज अपने प्रेमी कमाल से कहती है कि मैं चाहे जो कर लूं, चाहे जैसे कर लूं, लेकिन मेरा पति मुझे तलाक नहीं देगा। तो उसका प्रेमी कमाल कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर इसे रास्ते से ही हटा दें। अब दोनों ने घटना को अंजाम देने के लिए समय की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि जफरुद्दीन अपने परिवार यानी अपनी पत्नी शहनाज को लेकर नोएडा में रहता था और उसकी पत्नी का प्रेमी कमाल पटना में रहता था। इसलिए उसका प्रेमी कमाल नोएडा में आकर यह हत्या को अंजाम नहीं दे सकता था। इसलिए इन्होंने ईद का समय चुना और उसी लिए ही पत्नी ने अपने पति को कहा था कि इस बार हम लोग ईद मनाने घर चलेंगे। और जब 1 मई 2022 को ईद मनाने के लिए पूरा परिवार पटना स्थित अपने घर आता है तो पहुंचने के बाद जमालुद्दीन मार्केट से कोई सामान लेने जाता है। उसी दौरान उसकी पत्नी शहनाज अपने प्रेमी कमाल को घर में बुलाकर कहीं छुपा देती है और रात में जैसे ही 2 बजता है वो अपने प्रेमी से अपने पति की कत्ल करने को कहती है। तो उसका प्रेमी कमाल उससे कहता है कि तुमने इतनी जल्दी में मुझे फोन किया कि मैं कोई हथियार लाना भूल गया, मैं हत्या किससे करूंगा। जफरुद्दीन की पत्नी शहनाज ने अपने प्रेमी कमाल को रसोई घर में रखे प्रेशर कुकर की तरफ इशारा किया और कमाल ने वो प्रेशर कुकर लेकर सीधा उसके पति के बेडरूम में घुस जाता है और बेडरूम में घुसने के बाद देखता है कि जफरुद्दीन गहरी नींद में सो रहा है और सोते हुए ही वो जफरुद्दीन के सर पर प्रेशर कुकर से तेजी से वार करता है। और जब तक जफरुद्दीन जगकर कुछ समझ पाता तब तक उसकी पत्नी शहनाज का प्रेमी कमाल उसके सर पर कई बार वार कर चुका था। राजा
लिहाजा जफरुद्दीन की उसी बेड पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। जफरुद्दीन की पत्नी शहनाज पूरे घटनाक्रम को पुलिस के सामने बयां कर चुकी थी। पुलिस ने 27 जून 2022 को शहनाज और उसके प्रेमी कमाल को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। फिलहाल पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं परसों रात्रि 8 बजे एक नई कहानी के साथ। बस जाते जाते इतना ही कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।